हेलो माय माध्यमिक वॉरियर्स, आपकी पूजा दीदी आपके सामने हाजिर है और आई होप कि सफल बैच का लेक्चर्स तुमको अच्छा लग रहा है, तुमको समझ में आ रहा है। और अगर आ रहा है तो तुम अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करो। दीदी को भी इससे हेल्प मिलता है और साथ ही साथ तुम्हारे फ्रेंड्स को भी बेशक हेल्प मिलेगा और उनका जो स्ट्रेस है इस सब्जेक्ट को लेके वो ज़रूर दूर हो जाएगा। चलो मुद्दा को आगे बढ़ाते हैं। ये सारे टॉपिक्स आज हम क्लियर करेंगे। तो दीदी आपने बोर्ड्स पे तो बहुत ज़्यादा बोर्ड पे भर भर के लिख दिया है, ट्रू, बट ये टॉपिक इतने ज़्यादा आसानी से निकल जाएंगे कि तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो इन्जॉय करके पढ़ो मेरे साथ। ऐसा समझो कि दीदी आप खुद पढ़ रही हो और पढ़ते पढ़ते हम भी कुछ सीख रहे हैं। इट्स लाइक दैट, ठीक है। और ऑफ कोर्स आई एम थैंकफुल टू यू ऑल ऑल्सो कि क्योंकि तुम लोग के बदौलत मैं भी बहुत कुछ पढ़ रही हूँ और बहुत कुछ जान रही हूँ। तो काइंड ऑफ मेरा जो जनरल नॉलेज है वो दिन प्रतिदिन बेटर हो रहा है बिकॉज ऑफ यू ऑल। सो थैंक यू फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं। देखो, हम लोग एटमॉस्फेयर के लेक्चर नंबर 2 में हैं। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पूरे सब्जेक्ट को ज्योग्राफी में हम लोगों को 100 on 100 चाहिए और हम लेकर आएंगे। अगर तुम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो करो डेफिनेटली तुम लेकर आओगे, दैट्स माई प्रॉमिस। सो चलो शुरू करते हैं। देखो, हम लोग लास्ट डे लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने बात किया था कि अब जब हमसे कोई पूछेगा कि अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितने लेयर्स हैं, तो हम बस ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर वो सब के नाम नहीं ले सकते। हमें बताना होगा कि लेयर्स भी 2 अलग ढंग से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। या तो आप टेम्परेचर बेसिस पे क्लासिफाई कर लो या तो आप केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे क्लासिफाई करो। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि ट्रोपोस्फेयर में विथ हाइट टेम्परेचर गिर रहा था, वापस से स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोनोस्फेयर था और उसी लिए यूवी रेज के बहुत ज़्यादा अब्जॉर्प्शन के कारण फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया था। वापस जाकर के मेसोस्फेयर में टेम्परेचर गिरा, फिर थर्मोस्फेयर में तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टेम्परेचर हो गया। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे केमिकल कॉम्पोजिशन में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। तो सीट बेल्ट बांध लो, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। आई होप इसके पहले वाला लेक्चर में मज़ा आया हो। एटमॉस्फेयर नामक ये ब्यूटीफुल चैप्टर तुमको पसंद आना शुरू हो गया है ना। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि दीदी आपका ज्योग्राफी में कितना आया था। मैं यहीं पे बता देती हूँ, मेरा ज्योग्राफी में 92 आया था। मैं उससे ज़्यादा लाना चाहती थी बिकॉज ज्योग्राफी मैं बता भी चुकी हूँ, मेरे बहुत दिल के करीब था। टीचर भी मेरी फेवरेट थी, तो उनके सब्जेक्ट में मुझे रॉक ऑन करना था। बट आई डोंट नो मेरा मैप पॉइंटिंग में किधर मेरा मार्क्स गया या फिर कुछ माइनर मिस्टेक्स हुए होंगे। आई नो वेरी वेल, मैं सिल मिस्टेक्स बहुत करती हूँ, उसके कारण मार्क्स गया होगा। बट हाँ, 92 आया था। लेकिन हाँ, उसके लिए मेहनत मैंने बहुत किया था, तो फोकट का नहीं आया था। जिस पैटर्न में मैं पढ़ी थी उससे बेहतर पैटर्न में मैं तुम लोग को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सुनो, तो केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से हम लोग एटमॉस्फेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक है होमोस्फियर और एक है हेटेरोस्फियर। होमोस्फियर और हेटेरोस्फियर, ध्यान से सुनना मेरी बात को। होमो जो वर्ड है ना, होमो, इसको हम लोग बोलते हैं सेम और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो होमो वर्ड का मतलब है सेम, हेटेरो वर्ड का मतलब है डिफरेंट, ठीक है दीदी। मतलब आप बोलना चाह रही हैं कि एटमॉस्फेयर का, मान लो अगर ये मेरा अर्थ सरफेस है और दीदी अर्थ सरफेस के ऊपर तो एटमॉस्फेयर होता है, ये तो आप जानती हैं। हाँ जी, मैं जानती हूँ ये बात। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें कुछ हिस्सा ऐसा होगा जहाँ पे कुछ तो ऐसा केमिकल कॉम्पोजिशन होगा जो कि सेम होगा। बता रही हूँ क्या है, घबराने का बात नहीं है। यहाँ पे कुछ तो ऐसा केमिकल कॉम्पोजिशन होगा जो सेम होगा और उसके बियॉन्ड, उस हाइट के बियॉन्ड अगर हम जाना शुरू करें तो केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट होना चालू हो जाएगा। यही बात हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दीदी इस बार आप जस्ट टेम्परेचर के हिसाब से नहीं डिफाइन कर रही हैं, आप केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से डिफाइन कर रही हैं। तो जी हाँ, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ चलना, ठीक है। देखो, अगर हम देखें, अगर हम अपने अर्थ सरफेस को अगर 0 मीटर हाइट पकड़ लें तो 0 मीटर से लगभग 90 किलोमीटर तक, 90 किलोमीटर। तो अगर तुम पिछले वाले टॉपिक को कर चुके हो तो दीदी इसमें तो ट्रोपोस्फेयर भी आ गया। अगर आप टेम्परेचर वेरिएशन के हिसाब से देखेंगी, इसमें तो आपका स्ट्रेटोस्फेयर भी आ गया और मेसोस्फेयर भी आ गया। जी हाँ, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ये तीनों आ गए हैं लगभग। तो अगर तुम इस पूरे के पूरे ऑल्टीट्यूड तक देखो, हाइट तक देखो, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा है, यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे हवा बहुत चलती रहती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस है, यानी कि हवा वेदर जो है यहाँ पे फॉर्मेशन होता रहता है।
जिसके के कारण यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जितने भी गैसेस हैं उनका मात्रा लगभग फिक्स परसेंटेज में मौजूद होता है। मतलब क्या बोलना चाहती है दीदी? मतलब तुम इस 90 और 0 मीटर के हाइट के बीच में तुम कहीं पे भी रहो, तुमको दिखता रहेगा कि नाइट्रोजन का जो कॉम्पोजिशन है वो लगभग 78% मौजूद है। ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं होगा दीदी। हो सकता है ना कि किसी एक जगह पे नाइट्रोजन ज़्यादा हो, ऐसा एक्सेप्शनल केस हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो 0 मीटर से 90 किलोमीटर के बीच में तुम जहाँ भी जाओ, तुम 5 किलोमीटर पे हो, 6 किलोमीटर पे हो, 10 किलोमीटर पे हो, 79 किलोमीटर पे हो, फर्क नहीं पड़ता, तुम वहाँ पे देखोगे कि दीदी नाइट्रोजन का कॉम्पोजिशन मोर और लेस 78% है, ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन मोर और लेस 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्पोजिशन मोर और लेस 0.03% है और जो जो डिफरेंट गैसेस हैं उनके कॉम्पोजिशन मोर और लेस जैसा आपने बताया वैसा ही फिक्स्ड है। मतलब दीदी 0 मीटर और 90 किलोमीटर के बीच में आप कहीं भी किसी भी ऑल्टीट्यूड में है, यहाँ पे केमिकल का जो कॉम्पोजिशन है, केमिकल का जो परसेंटेज है वो लगभग सेम है और इसीलिए इसको बोला गया है होमोस्फीयर। होमोस्फीयर, बात समझ में आ रहा है? तो देखो होमोस्फीयर का यही मतलब है कि यहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन लगभग सेम है। ठीक है, बात समझ में आया? क्यों सेम है मैं अभी बताऊंगी, थोड़ी देर में और क्लैरिटी मिलेगा, वरना ऐसे कोई क्यों वाला सवाल तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन ये जान के रखना कि 0 मीटर हाइट से 90 किलोमीटर के हाइट तक लगभग जनरली केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है। इसका मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी सभी गैसेस के वो अपने फिक्स्ड परसेंटेज में मौजूद है, चाहे हम 12 किलोमीटर पे अटके हुए हों, चाहे हम 88 किलोमीटर पे अटके हुए हैं, जो भी हो लगभग सेम है। गॉट माई पॉइंट? लेकिन हेटेरोस्फीयर क्या है? ये 90 किलोमीटर के बाद शुरू होता है, तो लगभग दीदी ये मेसोस्फीयर के बाद शुरू होता है। जी हाँ, ये मेसोस्फीयर के बाद शुरू होता है। अब सुनो, यहाँ पे अभी डिटेल में मत जाना, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं अगर जिसको पता है ऑलरेडी। पहला लेयर जो आ रहा है वो है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन लेयर। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन यानी N2 का लेयर। अब N2 क्या होता है? 2 नाइट्रोजन एटम्स से मिलकर बन रहा है। जिसको नहीं पता है कोई टेंशन की बात नहीं है, हम लोग जब फिजिक्स करेंगे वापस से जब इस लेक्चर के इस पार्ट को सुनोगे वे डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन एक नाइट्रोजन में 14 मास नंबर होता है, इस वाले नाइट्रोजन एटम में भी 14 मास नंबर, यानी टोटल हो गया 28। तो एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर 28 उसका मास नंबर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लेयर क्या है? एटॉमिक ऑक्सीजन लेयर। तो एटॉमिक ऑक्सीजन यानी O, अकेला O पड़ा है, और एक O के अंदर, एक ऑक्सीजन एटम के अंदर 16 उसका मास नंबर होता है। ठीक है, फिर है हीलियम लेयर। एक हीलियम के अंदर He 2 उसका मास नंबर है, और हाइड्रोजन के अंदर एक हाइड्रोजन के अंदर 1 मास नंबर है। यहाँ पे बस मुझे प्योर मैथमेटिकल लॉजिक से बताना और कुछ नहीं जानना चाहूँगी। 28, 16, 2, 1, तुमको नहीं लग रहा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया? अगर मैं मासेस के हिसाब से इमेजिन करो, ये मास नंबर है, यानी ये मान लो एक पल के लिए इमेजिन करने के लिए ये वेट है अगर, तो यानी इस हिसाब से दीदी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा हैवी है क्योंकि उसका 28 है। ऑक्सीजन थोड़ा कम हैवी है, हीलियम थोड़ा और कम हैवी है, और हाइड्रोजन थोड़ा और कम हैवी है। तुम मुझे बताओ कि अगर तुम, ध्यान से सुनना, तुम मुझे बताओ कि अगर तुम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जिसमें कि 28 उसका मास नंबर है, ऑक्सीजन एटम जिसमें कि 16 उसका मास नंबर है, हीलियम एटम जिसमें कि 2 उसका मास नंबर है, और हाइड्रोजन जिसमें कि 1 उसका मास नंबर है। अगर नहीं अभी ध्यान में आता, बस वैल्यू पे फोकस करो। यानी इमेजिन करो ये उनके वेट्स हैं, भार है 28 kg, 16 kg, 2 kg, 1 kg, वेट के हिसाब से मानो। तो अगर मैं इन सबको एक साथ रखूं और यहाँ कोई हवा ववा नहीं बह रहा, तो होगा क्या दीदी? जो सबसे ज़्यादा भारी होगा वो ग्रेविटी के कारण सबसे नीचे एडजस्ट हो जाएगा। वो अपने आप को जानबूझ के ग्रेविटी के फोर्स के कारण जानबूझ के नीचे फैल जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको जो दिखेगा वो N2 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 दिखेगा, क्योंकि सारे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अपने आप को समाने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे हवा नहीं है तो मिक्सचर, खिचड़ी नहीं बन पा रहा। तो जो ज़्यादा, जैसे कि मैं अगर सिंपल एनालॉजी दूँ तुमको, मैं अगर सिंपल डिस्क्रिप्शन दूँ, तो अगर तुम एक पानी लेते हो जिसमें कि तुम कंकड़ पत्थर वगैरह भर दो, अगर बार बार उसको ना हिलाओ तो डेफिनेटली एक पॉइंट के बाद वो सेटल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे भी यही हो रहा है
कि चूंकि 90 किलोमीटर के ऊपर ज़्यादा हवा वगैरह नहीं है, तो जो हेवियर गैसेस है वो नीचे सेटल होने लगते हैं ग्रेविटी के कारण। इसके ऊपर फिर ऑक्सीजन का एक लेयर बन जाएगा, ऑक्सीजन एटम्स का, उसके ऊपर फिर हीलियम का एक लेयर बन जाएगा, और उसके ऊपर सबसे लाइटेस्ट हाइड्रोजन का एक लेयर बनेगा। तो दीदी चूंकि यहाँ हवा नहीं है, चूंकि यहाँ पे जैसे कि आप उस बीकर में रखे हुए गंदे पानी को बार बार ना हिलाएं तो वो सेटल होगा, उसी ढंग से अगर यहाँ पे हवा ना बहे तो जो हेवियर गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेटल होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे यही होता है। होता ये है कि 90 किलोमीटर के बाद, मान लो ये 90 किलोमीटर मैंने ले लिया, इसके नीचे पूरा का पूरा यहाँ पे क्या था, होमोस्फीयर था। 90 किलोमीटर के बाद लगभग 200 किलोमीटर तक यहाँ पे नाइट्रोजन का राज है। यानी ऐसा नहीं कि और गैसेस नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन बहुत मात्रा में, अबंडेंट मात्रा में नाइट्रोजन है, क्योंकि भार के कारण नीचे एडजस्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि दीदी वैसे भी यहाँ हवा नहीं है ना। उसके बाद ऊपर ऑक्सीजन का राज चल रहा है। कब तक दीदी? 200 से लेकर 1130 किलोमीटर तक। उसके बाद हीलियम का राज चल रहा है। अच्छा, हीलियम का राज कहाँ तक चल रहा है? 3500 किलोमीटर तक। और दीदी उसके बाद सबसे लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन का राज चल रहा है। सबसे हल्का है इसलिए सबसे ऊपर है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, ठीक है। जो ज़्यादा भारी है वो नीचे एडजस्ट हो गया। यहाँ पे हवा नहीं है इसलिए एडजस्टमेंट हुआ। यहाँ पे वो टर्बुलेंस नहीं है, वो बार बार हिलाना, शेकी नहीं चीज़ हो रहा है, वरना तो यहाँ पे भी सब खिचड़ी पक जाता, यहाँ पे भी होमोस्फीयर बन जाता। बात समझ रहे हो? 0 से 90 किलोमीटर में होमोस्फीयर क्यों है? सारे गैसेस खुद क्यों एक आसपास है उस परसेंटेज में? क्योंकि बहुत खिचड़ी हुआ पड़ा है, तुम लगातार हिलाते जा रहे हो, तो छोटे पार्टिकल्स, बड़े पार्टिकल्स सब एक साथ है। लेकिन जैसे ही हवा नहीं है, जैसे कोई हिला नहीं रहा है उस बीकर को, वैसे सब सेटल होना शुरू कर दे रहे हैं। यहाँ पे भी वो सेटल हो रहा है। यानी मुद्दा ये है दीदी, ध्यान से समझना, यानी दीदी मुद्दा ये है कि अगर हमारा ये अर्थ है, हमारा क्यूट वाला अर्थ है, जिसको कि हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, हमारे अर्थ में ऑफकोर्स ये हमारा एटमॉस्फेयर है, लेकिन लगभग 90 किलोमीटर तक अगर आसमान में जाएं तो लगभग 90 किलोमीटर तक आपको होमोस्फीयर देखने को मिलेगा, यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स मोर और लेस सेम परसेंटेज में हर जगह। लेकिन जैसे ही आप और ऊपर जाना शुरू करेंगी तो 90 के बाद 200 किलोमीटर तक नाइट्रोजन का राज है, उसके बाद 1130 किलोमीटर तक ऑक्सीजन का राज है, उसके बाद दीदी 3500 किलोमीटर तक बोलो हीलियम का राज है, उसके बाद हाइड्रोजन का राज है। तो ये सारी बातें समझ में आ रहा है? तो दीदी 90 किलोमीटर तक अगर हम लोग टेम्परेचर वेरिएशन के हिसाब से देखें तो दीदी 90 किलोमीटर तक तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर तीनों आ गए। यानी असली खेल थर्मोस्फेयर के बाद शुरू हो रहा है। थर्मोस्फेयर के बाद वो एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि हवा नहीं है तो लगातार जो ज़्यादा वेटेड हैं वो नीचे नीचे सेटल हो रहे हैं, लाइटर और भी ऊपर ऊपर सेटल हो रहे हैं। क्या बताओ, बात समझ पाए? इंटरेस्टिंग था ना? तो आज के बाद से अगर तुमसे कोई पूछे कि एटमॉस्फेयर के कितने लेयर्स होते हैं, फटाक से जाके ये मत बोल देना 5 लेयर। तुम पहले उससे बदल के सवाल पूछना। तुम पूछना, अच्छा रुक, तो पहले तू मुझे बता कि तुम किस बेसिस पे पूछ रहे हो। ऑफकोर्स रिस्पेक्ट के साथ पूछना कि आप बताइए कि आप किस बेसिस पे पूछ रहे हैं। आप टेम्परेचर के बेसिस पे पूछ रहे हैं तो 5 लेयर्स होते हैं। अगर आप केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे पूछ रहे हैं सो 2 लेयर होता है, और उसमें हेटेरोस्फेयर वाला लेयर में और भी सब सेक्शंस होते हैं। बोलो, समझ में आया? मज़ा आया? कुछ नया सीखने को मिला क्या? जी दीदी। अब यहाँ पे ये टॉपिक हो गया खल्लास, तो मैं बड़े प्यार से इसमें क्रॉस लगाऊंगी क्योंकि डन हो गया भाई। फिर आता है ओजोन डिप्लीशन। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। डिप्लीशन, देखो ओजोन तो तुम लोग पढ़ चुके हो ना। ओजोन अपने आप में क्या है? एक गैस है दीदी। जैसे ऑक्सीजन के लिए आप O2 लिखती हैं, ओजोन के लिए O3 होता है। यानी 3 ऑक्सीजन एटम्स मिलके एक ओजोन गैस मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है दीदी, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। डिप्लीशन वर्ड का मतलब होता है रिडक्शन। डिप्लीशन वर्ड का मतलब क्या होता है? रिडक्शन होता है, यानी किसी चीज़ में कमी आ जाना। अब तुम जानते ही हो कि दीदी हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, ये अगर हम लोग ट्रोपोस्फेयर का बात करें तो ट्रोपोस्फेयर के बाद हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर आता है। हमारा जो प्यारा सा स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें लगभग 24 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक हम लोग देखते हैं कि ओजोन गैस बहुत भारी मात्रा में मिलता है। इसीलिए स्ट्रेटोस्फेयर के इस हिस्से को ओजोनोस्फेयर भी आपने कह दिया था, ये पिछले क्लास में आपने बताया था। प्रॉब्लम ये है कि ये ओजोन गैस जो है इसमें रिडक्शन आता है,
यानी कि अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे 100 ओजोन गैस मॉलिक्यूल्स हैं, O3 मॉलिक्यूल्स, तो होता क्या है कि इनके नंबर्स में लगातार कमी आता है। ये कमी नेचुरल प्रोसेस से भी आता है। लगातार ओजोन नेचुरली भी अपने आप को तोड़ता रहता है ऑक्सीजन में। ओजोन जो है ना वो अपने आप में बड़ा अनस्टेबल है। O3 अपने आप में बड़ा अनस्टेबल है, उसको लगता है अरे मैं तो ऑक्सीजन बन जाऊँ ज़्यादा अच्छा होगा, तो हमेशा वो लगातार अपने आप को तोड़ने की कोशिश में लगा रहता है। तो हमेशा ओजोन में एक नेचुरल डीकम्पोजिशन, नेचुरल ब्रेकडाउन होता है, उसका हमारा कोई टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स देखे हैं। जहाँ पे भी लिखा होगा, चाहे तुम लोग बायोलॉजी जब मेरे साथ करोगे तो जहाँ भी लिखा होगा एंथ्रोपोजेनिक, इसका सिंपल मतलब होता है ह्यूमन इंटरफेरेंस। जो चीज़ नेचुरली होता है ना, पृथ्वी अपने आप को नेचुरली मेंटेन करना जानता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पृथ्वी में लगातार, तुमको आई होप पता हो या नहीं पता हो, मैं बता दूं, हमारे अर्थ में ना, हमारा अर्थ हमेशा से ऐसा नहीं रहता है। हमारे अर्थ में आइस एज, उसके बाद दोबारा से ग्लोबल वार्मिंग, ये कॉमन है। अर्थ अचानक से बहुत ठंडा हो जाता है, उसके बाद बहुत ग्लोबल वार्मिंग में सब कुछ यहाँ पे पिघलने लग जाता है। ये अर्थ में एक साइक्लिकल इवेंट है, होता रहता है, ये नेचुरल है। लेकिन हम ह्यूमन्स ने क्या किया है, हम ह्यूमन ने एक्सेलरेट कर दिया इस तेज़ी को। हम लोगों ने जानबूझ के कुछ ऐसे ऐसे हार्मफुल चीज़ें करी हैं और करते जा रहे हैं कि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा तेज हो गया, बहुत स्पीड में, रैपिड स्पीड में, मतलब 1000 गुना से भी ज़्यादा स्पीड में हम लोग इस चीज़ को करवा रहे हैं। हम इंटरफेरेंस के कारण हम जंगल काट रहे हैं, इतना पोल्यूशन कर रहे हैं, तो अर्थ बोल रहा है कि भाई तू वो एक्टिविटी जो मैं शायद 1000 साल या लाखों साल बाद करता, तू इतना ज़्यादा मेरे को हार्म कर रहा है कि मैं शायद वो 1000 साल में तेरे को वो एक्टिविटी करके दिखा दूँ। इट्स लाइक हार्मिंग सो मच, ट्रिगरिंग अर्थ सो मच। अब ये अंडरस्टैंड करो क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, कि ओजोन में अपने आप में लगातार एक रिडक्शन होता है, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन टेंशन तब होता है जब हम ह्यूमन इंटरफेरेंस करते हैं। हम भयंकर से भी भयंकर ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करते हैं। दीदी ग्रीन हाउस गैसेज क्या होता है, चिंता का विषय नहीं है, हम अभी इसको डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है। बट ऐसा समझो दीदी, ये कुछ हार्मफुल गैसेज होते हैं, और ये हमेशा ज़रूरी नहीं कि हार्मफुल हो, बट हम अभी बात करेंगे, रुक जाओ। ये कुछ ऐसे गैसेज होते हैं ना जो कि हीट को ट्रैप करते हैं। हीट को ट्रैप करते हैं मतलब ज़रा समझो, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, CO2, CFC, ये CFC का फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछ लेते हैं, तो दिस इज क्लोरो फ्लोरो कार्बन। अब तो ये बैन हो गया CFC, अब कोई भी देश CFC रिलीज होने वाला प्रोडक्ट नहीं मैन्युफैक्चर करता, बट कुछ समय पहले ये फुल्ली यूज़ होता था। अब ज़रा मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, ये इतने खतरनाक गैसेस होते हैं कि ये गैसेस हीट को ट्रैप करते हैं, और लगातार जब ये हीट ट्रैप करते हैं तो एक्सट्रीम गर्मी के कारण ये ओजोन लेयर बहुत रैपिड तेज़ी से रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। मतलब ऐसा समझो, मैं ओजोन हूँ, मैं आराम से अपने आप को तोड़ रही थी, और तुम आसपास से मुझे इतना गर्मी देने लगे कि गर्मी में मैं बेचैन होकर अपने आप को और तोड़ने शुरू कर दिया, और बहुत तेज़ी के साथ। यही हो रहा है। हमारा जो ओजोन लेयर है वो अपने आप डिकम्पोज नेचुरली होता है, लेकिन तुमने इन गैसेस को रिलीज करवा कर इतना ज़्यादा अर्थ को गर्म कर दिया है कि ये ओजोन अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और वो फटाक 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 अपने आप को तोड़ते जा रहा है। तो ये जो रैपिड रिडक्शन हो रहा है, इसी को बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। ओजोन में रैपिड रिडक्शन आना, क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन इंटरफेरेंस के द्वारा इतने ज़्यादा खतरनाक ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज कर रहे हैं कि ओजोन बहुत जल्दी डिकम्पोज हो रहा है, तोड़ रहा है अपने आप को। तो दीदी प्रॉब्लम क्या है? तोड़ने दीजिए। प्रॉब्लम ये है, तुम लोग मेरे साथ पढ़ चुके हो कि दीदी ये ओजोन हमारे लिए अम्ब्रेला लेयर था, ये हमारा प्रोटेक्शन करता है। यूवी रेज जो इतने खतरनाक रेडिएशन सन हमारे ऊपर फेंकता है, उससे हमें बचाता है, हमारा रक्षक है, हमारा कवच है। और कवच को ही अगर मैं तोड़ दूँ तो फिर तुम नहीं बच पाओगे। प्रॉब्लम यही है, हमारा ओजोन लेयर जो इतना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे अर्थ के लिए और हमारे लिए, हर जीवन के लिए, वो जब डिप्लीट होना शुरू होता है तो ये लाइफ के लिए डेंजरस है। क्योंकि जो सूरज से निकल रहा यूवी रेज है वो कैंसर क्रिएट करता है, लोगों को स्किन कैंसर हो सकते हैं। ये भी हम लोग लाइफ साइंस में भी डिस्कस करते हैं इस बारे में। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ओजोन डिप्लीशन क्या है दीदी। ओजोन डिप्लीशन यानी लगातार अगर ओजोन गैस में रिडक्शन आता जाए, जो कि एक नेचुरल इवेंट है, लेकिन हमारे इंटरफेरेंस के कारण हम जो इतने भयंकर ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज कर रहे हैं,
जब उसके कारण ये प्रोसेस और रैपिड और बहुत स्पीड में होने लग जाता है, उसी को बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। इसके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें से एक है कि ह्यूमन लाइफ को बहुत डैमेज मिलता है, कैंसर होता है, पेड़ पौधे जो हैं वो सही ढंग से ग्रो नहीं कर पाते, इतनी गर्मी के कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसा खतरनाक चीज़ होता है जो कि हम देख पा रहे हैं। कल ही मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बात कर रही थी, वो ज्योग्राफी ऑनर्स कर रही है, तो ज्योग्राफी में उसका हमेशा से प्यार रहा है। मैं उससे बात कर रही थी इसी बारे में कि यार देखो, हम लोग के आँख के सामने ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट दिख रहा है, इतना भयंकर गर्मी। आई डोंट रिमेंबर कि कलकत्ता में कभी था, मैं भी क्लास 10 में पढ़ती थी, इस दौरान हमारे स्कूल्स हुआ करते थे, बट इतना अप्रैल के मिड में आते आते इतना गर्मी कभी हम लोगों ने फेस नहीं किया जितना कि आज हम कर रहे हैं। साफ तौर पे हमें दिख रहा है कि नेचर के साथ हम लोगों ने कितना खिलवाड़ किया है। ये बात आई होप तुम समझ पा रहे हो। सो दिस इज़ व्हाट ओजोन डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से समझना। देखो मैं एक चीज़ बता रही हूँ, पोलर रीजन्स में ना, या फिर बहुत ही जहाँ पे ठंड होता है, जहाँ पे इतना ज़्यादा सूरज का किरण नहीं होता, इतना ज़्यादा सूरज के सन रेज नहीं आते। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सन रेज, सूरज का रोशनी बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, क्योंकि प्लांट उसी के मदद से फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, प्लांट ग्रो होते हैं। तो ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत कोल्ड रीजन है, जो कि पोलर रीजन्स के आसपास है, जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हो पाते। और पेड़ पौधे अगर नहीं होंगे तो लोग जिएंगे कैसे, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे कुछ ग्लास हाउसेस बनाए जाते हैं। ये ग्लास हाउसेस होते क्या, मतलब ये कांच के बने हुए कुछ घर टाइप के होते हैं, ये ग्लास हाउसेस हैं। तो ग्लास एक ऐसा मटेरियल है ना, जो सूरज के गर्मी को, सूरज से आता हुआ गर्मी को बहुत तेजी से अपने अंदर आने देते हैं। लेकिन जब वही सूरज का गर्मी वापस रिफ्लेक्ट होना चाहता है, वापस ये गर्मी ग्लास से बाहर निकलना चाहता है, तो वो निकलने नहीं देते। मतलब ग्लास जो है ना, वो एक ऐसा एक कवच है जो सूरज का रोशनी तो अंदर आने देता है, लेकिन अगर वो रोशनी बाहर रिफ्लेक्ट बैक होना चाहे तो नहीं होने देता। तुम इमेजिन करो कि ऐसे लगातार अगर सूरज का रोशनी आता जाए, लेकिन वो रिफ्लेक्ट बैक, यानी कि कांच से बाहर वापस ना जा पाए, तो होगा क्या, लगातार गर्मी बढ़ता जाएगा, इजंट इट। लगातार वो चीज़ और गर्म होता ही जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है, कुछ गर्मी बाहर रिलीज ही नहीं होने दे रहा है, सब ट्रैप होते जा रहा है। तो डेफिनेटली होगा क्या, इस गर्मी के सहायता से अगर यहाँ पे कुछ पेड़ लगाया जाए तो वो पेड़ उगने लग जाएगा। क्योंकि दीदी सनरेज आ रहा है, अब सनरेज आ रहा है मतलब उतना बहुत ज़्यादा सनरेज नहीं है, क्योंकि वैसे भी आप ठंडी इलाके में तो उतना बहुत ज़्यादा सनरेज नहीं मिल रहा है, लेकिन जितना मिल रहा है उसको ट्रैप करवा के हम लोग एफिशिएंटली उस कांच के अंदर कुछ पौधों को ग्रो कर पा रहे हैं, उस क्रिएटेड गर्मी के कारण या उस स्टोर्ड गर्मी के कारण। इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो ग्लास हाउस दिख रहा है, यहाँ पे जो एक्टिविटी हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये एक ग्लास हाउस होता है जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि हीट ट्रैप होने के कारण हम ग्रीनरी उगा पा रहे हैं, हम पेड़ पौधे उगा पा रहे हैं, जीवन को पेड़ पौधों को उगा करके हम वहाँ के ह्यूमन सिविलाइजेशन को हेल्प कर पा रहे हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लास हाउस। इसमें चूंकि ग्रीनरीज उग रहे हैं तो इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं। तो दीदी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जहाँ पे कि तुम सूरज के रोशनी को ट्रैप करना शुरू कर देते हो, तो इसको ग्रीन हाउस की इफेक्ट बोलते हैं। अब है क्या कि नेचुरली हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे कुछ गैस मौजूद है, हर बार तो ग्लास हाउस बनाएंगे नहीं ना, हमारे नेचुरली अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे गैस मौजूद हैं जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर और क्या दीदी, वाटर वेपर H2O, पानी मत समझ रहे ना, लिक्विड नहीं है, गैसियस फॉर्मेट में, ठीक है, H2O, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। ये ऐसे कुछ गैसेस होते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में नेचुरली मौजूद होते हैं, और ये वही काम करते हैं कि ये हीट को ट्रैप करते हैं। जैसे कि ग्लास जो है ना, वो हीट को ट्रैप करता है। कैसे करता है? सूरज का रोशनी आने देता है लेकिन रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देता। वैसे ये कुछ गैसेस होते हैं जो सूरज के रोशनी, सूरज के हीट को आने तो देते हैं लेकिन उनको रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देते। इसीलिए इन गैसेस को हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो देखो कहाँ से कहाँ रिलेट हुआ, एक बार रिपीट करो, सुनोगे? बात ये रिपीट हुआ है, बातचीत ये शुरू हुआ कि दीदी ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं?
तो मैंने बताया कि कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उग पाते, तो वहाँ के सिविलाइजेशन को अगर जिंदा रहना है तो पेड़ पौधे उगवाना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट ग्लास हाउसेस बनाए जाते हैं जहाँ पे सूरज का हीट तो अंदर तो आ पाता है लेकिन रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाता, जिससे कि जो पेड़ पौधे हैं वो आराम से जी पाते हैं, पनप पाते हैं और वहाँ के ह्यूमन सिविलाइजेशन को खाने को पेड़ पौधे मिलते हैं। तो ये जो हम लोगों ने विटनेस किया कि ग्लास हाउसेस हीट आने दे रहे हैं लेकिन ट्रैप कर ले रहे हैं उस हीट को, और उसके कारण ग्रीनरीज प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसीलिए ऐसे ग्लास हाउसेस को हम लोग ग्रीन हाउसेस भी बोलते हैं और इस पूरे इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? हीट को आने देना लेकिन उसको ट्रैप कर लेना, जाने ना देना। उसी तरीके से नेचुरली भी हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होते हैं जो कि ये काम करते हैं कि वो हीट आने देते हैं लेकिन उनको ट्रैप कर देते हैं, जाने नहीं देते। जिसमें से है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और नाइट्रस ऑक्साइड। कहीं ये टॉपिक सुन के तुमको कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और नाइट्रस ऑक्साइड पे गुस्सा तो नहीं आ रहा कि हैं इन लोग के कारण इतना ज़्यादा बुरा हुआ तो तुम इतना ज़्यादा गुस्से में? अब गुस्सा फेस तो मेरे को बनाना नहीं आता, मैं ऐसे डेमन फेस बनाती कि तुम गुस्से में हो कि ऐसा क्यों कार्बन डाइऑक्साइड हमारे साथ करता है। वेल, चरण छुओ इनके। अगर ये नहीं होते ना तो अर्थ पे तुम जिंदा नहीं होते। क्योंकि अगर तुमको पता नहीं है, लेकिन जो सूरज का जब अर्थ पहली बार बना उसके बाद इतना गर्मी था, उसके बाद इतना ठंड आया अर्थ में कि पूरा अर्थ जो है वो ठंड से यानी कि पूरा आइस से कवर हो गया था। लेकिन फिर इसी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, नाइट्रस ऑक्साइड्स, इन सब गैसेस के कारण सूरज का आता हुआ हीट को हम लोगों ने ट्रैप किया और लाखों साल तक जब ऐसे ट्रैप होता गया तब जाके ग्लोबल वार्मिंग के कारण यानी पूरे अर्थ धीरे धीरे गर्म होने लगा, क्योंकि हीट वापस रिलीज ही नहीं हो पा रहा और धीरे धीरे आइस मेल्ट्स होना शुरू हुए। आइस में, पानी में हम लोगों ने पहली बार सिंगल सेल देखा और वो आज हम मौजूद हैं। तो काइंड ऑफ वी आर थैंकफुल टू देम। इट्स नॉट दैट दे आर बैड, ऐसा नहीं कि ये बहुत ख़राब होते हैं, लेकिन हाँ, हम लोगों ने क्या किया है, अगेन एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, हम लोग यहाँ पे घुस आए हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और H2O इतने भारी भरकम मात्रा में रिलीज कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं पूरे इन्वायरमेंट को कि भैया ये इतना हैवी अमाउंट में हो गया कि बहुत ज़्यादा ही हीट ट्रैप करना शुरू कर दिया है। मतलब थोड़ा बहुत हीट ट्रैपिंग ज़रूरी है अर्थ के लिए, लेकिन इतना ट्रैप होने लग जाए कि पूरा अर्थ धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाए, पूरे पोलर आइस मेल्ट्स होना शुरू हो जाए। इमेजिन करो पोलर बियर्स, वो सारे जीव जंतु जो पोलर रीजन्स में रह रहे हैं, उनका क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम कोलकाता का क्या होगा। कोलकाता तो भैया बे ऑफ बंगाल के पास है, पूरा कोलकाता डूब के निकल जाएगा, पूरा पानी के नीचे आ जाएगा भाई। पूरे जो आइलैंड्स हैं, क्योंकि जब बर्फ़ पिघलेगा तो पानी का लेवल बढ़ेगा, ये आइलैंड के ऊपर भी पूरा का पूरा उसको सबमर्ज कर देगा, डुबा देगा। तो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि ग्रीन हाउस गैसेस गलत नहीं है, लेकिन हम लोग अगेन ऐसा इंटरफेयर करते हैं कि इनका मात्रा इतना बढ़ा देते हैं कि ये हमारे अर्थ के लिए डेडली साबित हो सकता है, हमारे लिए डेडली साबित हो सकता है। बोलो, समझ में आया? तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या है और उसका इफेक्ट क्या है? ठीक है, आपने प्रॉब्लम तो बता दिया कि ग्रीन हाउस गैसेस जैसे हम रिलीज़ कर रहे हैं ये एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा नहीं है, कैसे इसको प्रिवेंट करें। वेल, कोशिश तो हम लोग सालों से कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इम्प्लीमेंट तो कर नहीं पा रहे। लेकिन अगर पॉइंट्स बोला कि बताओ वो कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिससे कि हम लोग ये जो इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जिसके के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो पूछ सकता है कि इसके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बताओ। सबसे पहला, पेड़ लगाओ भाई। पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, तो एटलीस्ट जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग पोल्यूट करके डाले हैं वो पेड़ों के मदद से ही दूर हो सकता है। लेकिन हम तो पेड़ भी काटने में लगे हुए हैं, है ना। दूसरी बात, जो इतने ज़्यादा आप लोग व्हीकल्स इस्तेमाल करते हो, गाड़ी मोटर, जिससे कि इतना हैवी पोल्यूशन होता है, उस गाड़ी मोटर के संख्या को कम करो, या तो उसका कोई अलग सोर्स लेकर आओ, कोई अलग तरीका लेकर आओ। जैसे कि टेस्ला ने लॉन्च किया है बैटरी वाला, वो भी अलग ढंग से पोल्यूशन करता है, लेकिन एटलीस्ट ये जो इतने गंदे तरीके से एयर पोल्यूशन किया जा रहा है वो थोड़ा कम किया जाए। बात समझ पा रहे हो? फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जैसे कि कोयला वगैरह, उनके जलाने से बहुत खतरनाक गैसेस रिलीज होते हैं, CO2, मीथेन, ये बहुत हीट ट्रैप करने वाले गैसेस होते हैं। तो इन फॉसिल फ्यूल्स के जलाने को थोड़ा बंद किया जाए, क्योंकि कोयला जला के हम इलेक्ट्रिसिटी बनवाते हैं, है ना। उसके जगह हम सोलर पैनल्स का यूज़ करें, जिससे कि कोयला ना जलाया जाए, जिससे कि ये ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में रिलीज ना हो। तो बहुत सारे तरीके हैं अगर हम देखने जाएँ तो। लेकिन हाँ, हम क्या वो सारी चीज़ें कर रहे हैं? बहुत, मतलब इतने स्लो स्पीड में कर रहे हैं जितना कि
अगर इतनी स्लो स्पीड में चलते रहे तो अर्थ हमारे आंखों के सामने डैमेज होता हुआ दिखेगा हमें, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। इट्स एक अलार्म हमारे अलार्म बज रहा है लेकिन हमको सुनाई नहीं दे रहा। तो डिस्कस कर रहे हैं सोलर रेडिएशन एंड इंसोलेशन। ध्यान से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कंसंट्रेशन के साथ सुनो और ऐसा सुनो कि इसके बाद इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। देखो एक बात मेरा सुनना, जो हमारा सन है ना, जलता हुआ आग का गोला जैसा कि हम समझते हैं, मैं अगर तुमसे पूछूं कि सन सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तुम क्या बोलोगे? सॉलिड बोलोगे? सन सॉलिड है? जी नहीं। सन लिक्विड है? नहीं। गैस है? नहीं। तो दीदी सारा स्टेट्स ऑफ मैटर तो खत्म हो गया, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वेल, हम लोग बचपन में पढ़े नहीं हैं, लेकिन सन का एक चौथा स्टेट है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ये ऐसा गैस है जो कि जला हुआ, गरम, एकदम खौलता हुआ गैस है भाई। इमेजिन करो, खौलता हुआ पानी नहीं बोल रही हूँ, खौलता हुआ गैस है। एक बार जा कर के सन का 4K में यूट्यूब पे तुम अपना फुटेज देखना, 4K में सन का, तुम शॉकिंग बहुत तुमको लगेगा सामने से कि लिक्विड है, लेकिन लिक्विड नहीं है वो फोर्थ स्टेट है जिसको हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। खौलता हुआ गैस है वो। किस गैस से बना हुआ है? सुनो ध्यान से, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। हाइड्रोजन और हीलियम। होता क्या है कि सूरज जो है ना वो इतना विशाल है। आई होप तुमको पता है कि सूरज एक स्टार है। स्टार हम किसको कहते हैं? स्टार प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का एक ढेर होता है जो कि किसी जलते हुए गैसेस से बना होता है। सूरज के केस में वो जलता हुआ गैस क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम है। होता क्या है कि जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ मिल करके हीलियम बनता है। मतलब तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो, वैसे हम लोग फिजिक्स में ना एक चैप्टर है एटॉमिक न्यूक्लियस, उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं, लेकिन मैं अभी बता दे रही हूँ तुमको एक चीज़ कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इनके न्यूक्लियस कंबाइन करके एक नया एटम बनाते हैं जिसको कि हम हीलियम बोलते हैं। और इस फेनोमेना को हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूज़ हो रहा है, कुछ मिल रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हमारे सन में ना लगातार ये एक्टिविटी होता रहता है कि हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो कंबाइन करके हीलियम एटम में कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये तुमको क्या लग रहा है, बड़ा खिचड़ी सा चीज़ है क्या? यूं ही कंबाइन हो गया? ऐसा नहीं है। इसमें इतना एनर्जी रिलीज होता है कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते। ये फटाक से, ऐसे तुम इसको इमेजिन करो अपने हेड में कि फटाक से दो एटम्स आए और एक ब्लास्ट जैसा कुछ हो रहा है। इमेजिन करने के लिए बोल रहे हो, ठीक है, मतलब तुम फील कर पाओ टॉपिक को। तो यहाँ मुद्दा यही है कि सूरज जो हमारा स्टार है, जिसके कारण हम जीवित हैं, जिसके कारण हमारा सोलर सिस्टम हमें दिखाई देता है, ये प्लाज्मा स्टेट में है। हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस से बना हुआ है, जहाँ पे हाइड्रोजन गैसेस कंबाइन करके हीलियम तैयार करते हैं और इसीलिए इसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। इस दौरान बहुत हीट रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। और यही एनर्जी सूरज से जब बाहर निकलता है, उसके कोर से जब बाहर निकलता है कई लेयर्स में, तुमको विश्वास नहीं होगा, लेकिन इमेजिन करो कि ये कोई एनर्जी है छोटा सा, कोई इमेजिन करो कोई पैकेट है जिसमें तुम एनर्जी स्टोर कर दी हो एक पल के लिए। तुमको लग रहा होगा कि दीदी फटाक से ये हाइड्रोजन हीलियम बना, ये पैकेट रिलीज हुआ और अर्थ तक पहुंच गया, तो अर्थ में भी हीट आने लगा। बात को समझ पा रहे हो? जैसे कि मेरे पास एक टॉफ़ी है, मैं अगर तुम तक फेंकूँ तो तुम तक टॉफ़ी पहुँच गया। सिमिलर टू दैट, इसको इमेजिन करो कि सूरज जो है इतने एनर्जी से एक हीट का पैकेट रिलीज करता है, और ये हीट का पैकेट रिलीज करके ये स्पेस में छोड़ता है, तो हमारा अर्थ भी यहाँ पे बैठा होता है कैच करने के लिए। अर्थ जैसे ही कैच करता है उस तक भी हीट पहुँच जाता है। लेकिन मुद्दा यह है, तुमसे अगर मैं पूछूं कि ये जो हीट सन के कोर में रिलीज़ हुआ है, सन के कोर में एक हीट का पैकेट निकला है गर्म, जो ये हीलियम बना है उसके कारण जो हीट रिलीज़ हुआ है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये हीट, ये पैकेट फाइनली सूरज के कोर से उसके सरफेस, जैसे अर्थ का भी एक क्रस्ट होता है ना, अर्थ का तो फिर भी एक सॉलिड क्रस्ट होता है, सूरज का ऐसा कोई सॉलिड क्रस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी जो सूरज का आउटर लेयर है, ये कोर है, ये आउटर लेयर है,
तो ये जो हीट का एक पैकेट है, गर्मी का, एनर्जी का एक पैकेट है, ये कोर से रिलीज होके सरफेस तक इसको पहुंचने में कितना समय लगता है? अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम क्या बोलोगे? बोलो तो। इस बात के पे अचंभित हो जाओगे कि इसके लिए 10 लाख साल से भी ज़्यादा लगेगा। दीदी 1 सेकेंड फिर से बोलिए आप। आपने क्या बोला अभी जस्ट? मैंने ये बोला कि सूरज में जब हाइड्रोजन हीलियम में तैयार होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है, उस दौरान बहुत एनर्जी रिलीज होता है। इस एनर्जी को एक टॉफ़ी की तरह समझो, जो ऐसे टॉफ़ी रिलीज हुआ है। ये टॉफ़ी दीदी फाइनली सूरज के कोर से निकल के इसके सरफेस तक कब तक पहुंचेगा? क्योंकि सरफेस तक पहुंचेगा उसके बाद ही ना स्पेस में रिलीज होगा और हमारा अर्थ इसको कैच करेगा। तो ये टॉफ़ी जो सूरज के कोर में रिलीज हुआ है, इसको सरफेस तक पहुंचने में 10 लाख साल से भी ज़्यादा लगता है। तो दीदी 10 लाख साल तक करता क्या है? जैसे फुटबॉल के ग्राउंड में होता है ना, गोल पोस्ट तो सामने है, फुटबॉल खेलने वाला खिलाड़ी एक बार किक मारे और गोल पोस्ट तक चला जाता है, ऐसा होता है क्या? नहीं दीदी, बीच में प्लेयर्स उस बॉल को घुमाते रहते हैं 10 मिनट तक, 15 मिनट तक वो बॉल यहीं गोल पोस्ट के बीच में ही कहीं घूमता रह रहा है प्लेयर्स के बीच में, और फिर फाइनली जाकर गोल पोस्ट में गोल होता है फाइनली। उसी तरीके से जो सूरज से ये कोर से निकला हुआ एनर्जी का पैकेट है, बेचारा इसको सरफेस तक जाने में लगभग 10 लाख साल लगता है। सोचो ना, हम लोग का क्या औकात है? हम ह्यूमंस क्लेम करते कि अरे हम तो 90 साल जी रहे हैं, 100 साल जी रहे हैं। 10 लाख साल तो इस छोटे से एनर्जी पैकेट को सूरज के कोर से उसके सरफेस तक जाने में लगता है। सो जब हम स्पेस को देखते हैं ना, मेरी मम्मी पूछती है कि अरे तुम इतनी फैसिनेटेड क्यों हो, तुम इतने आसमान में क्या देखती रहती हो, स्टार्स या मून? क्योंकि मुझे अपने औकात का पता चलता है भाई, कि उसके मुकाबले में मैं कुछ भी नहीं हूँ। और वो फीलिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेरा स्ट्रेस बस्टर है। मुझे स्ट्रेस मेरा ख़त्म हो जाता है वहीं पे, कि मैं टेंशन क्या कर रही हूँ, किस बात का। मेरा औकात उस यूनिवर्स के सामने कुछ भी नहीं है। दैट्स द आइडिया। खैर, मुद्दे पे आते हैं। तो ये जो सूरज से ये जो एनर्जी का पैकेट रिलीज हो रहा है, इसी को हम लोग सोलर रेडिएशन बोलते हैं। सोलर रेडिएशन क्या होता है दीदी? जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हुआ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से, तब जो एनर्जी रिलीज हुआ उसी को हम लोग सोलर रेडिएशन बोलते हैं। अब है क्या कि सूरज ये रेडिएशन सिर्फ अर्थ तक थोड़ी ना छोड़ता है। ये सूरज रेडिएशन अपने इर्द गिर्द पूरे हर जगह, स्पेस में हर जगह छोड़ता है। और हमारा अर्थ चूँकि सूरज के ग्रेविटेशनल पुल में बंधा हुआ है, उसके ऑर्बिट पे घूमता रहता है, तो हमारा अर्थ को भी कुछ कुछ रेडिएशन मिल जाता है। इट्स लाइक सेइंग कि दीदी सब तक चॉकलेट बट रहा था तो मैंने भी थोड़ा सा बटोर लिया, है ना? बात समझ पा रहे हो? या तुम लोग अगर कभी गुरुद्वारे गए हो तो दीदी सबको खाने लंगर खाने मिल रहा था, तो मैं भी वहाँ बैठा था तो मुझे भी मिल गया। मैं कोई एक्सेप्शनल, मैं कोई बहुत मैं कोई बहुत अद्भुत कोई प्राणी नहीं था, या मैं कोई अद्भुत ह्यूमन बीइंग नहीं था कि इसलिए मेरे को लंगर मिल रहा है। इसलिए कि सबको मिल रहा था तो मुझे भी मिल गया। यहाँ पे वही बात है कि सूरज से जो रेडिएशन निकल रहा था वो पूरे स्पेस में, सोलर सिस्टम में फैल रहा था, तो हमारा अर्थ भी सोलर सिस्टम में, उसको भी थोड़ा सा मिल गया। इमेजिन करो 2 बिलियन चॉकलेट्स बट रहे हो। 2 बिलियन चॉकलेट मतलब दीदी, अरे चॉकलेट मैं बार बार रेडिएशन के सेंस में बोल रही हूँ कि 2 बिलियन वो एनर्जी के पैकेट्स, वो हीट के पैकेट्स मिल रहे हो। अगर चॉकलेट को हीट का पैकेट समझो, ठीक है? तो 2 बिलियन कितना होता है दीदी? सुना ज़रा, 1 बिलियन में 10⁹ होता है। 1 बिलियन में 10⁹ होता है, यानी कि तुम इस 10 के बाद अभी और कुल मिला के 9 ज़ीरो लगाते रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होता है 1 बिलियन। इंटू 2 करो तो तुमको मिलेगा 20 बिलियन। तो यानी ये है 20 बिलियन। 3 4 5 6 7 8 9। इमेजिन करो इतने सारे चॉकलेट्स बट रहे हो, उसमें से तुमको 1 चॉकलेट मिले। तेरी फिश से आप क्या बोल रही है? हाँ, इतने चॉकलेट बट रहे हो और उसमें से तुमको 1 मिले। अर्थ का भी वही हाल। सूरज इतना रेडिएशन रिलीज करता है, उसका केवल 1 हिस्सा, एक पोर्शन, यानी कि दीदी पूरे के पूरे 2 बिलियन का 1 हिस्सा सूरज को मिलता है, हमारे अर्थ को मिलता है। तो दीदी आप बोलना ही चाहती कि 2 बिलियन का 1 हिस्सा, 2 बिलियन एनर्जी पैकेट्स का 1 हिस्सा हमारे अर्थ को मिलता है। जी हाँ, और उसी में इतना हमारा बुरा हाल है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो ये बात समझो कि अगर कोई पूछता है कि सोलर रेडिएशन क्या होता है,
तो भैया हमारा जो सूरज है उसमें जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान, तब जब एनर्जी रिलीज होता है पूरे के पूरे स्पेस और सोलर सिस्टम में, उसी को सोलर रेडिएशन मिलता है, बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्या दीदी सोलर रेडिएशन और इंसोलेशन सेम होता है? नहीं नहीं नहीं, फ़र्क है, स्लाइट थोड़ा सा फ़र्क है। सोलर रेडिएशन होता है कि पूरे स्पेस में जो गया, दीदी इमेजिन कीजिए 2 बिलियन चॉकलेट्स पूरे स्पेस में गए, उसमें से जितना हमारे अर्थ बेचारे को मिला है उसी को इंसोलेशन बोलते हैं। तो इंसोलेशन दीदी वो चॉकलेट का नंबर है जो कि अर्थ को मिल पाया। उतना ज़्यादा तो सूरज ने फेंका था चॉकलेट्स, लेकिन अर्थ को तो सिर्फ एक हिस्सा मिल पाया ना, उसको इंसोलेशन बोलते हैं। उसी तरीके से सूरज जो रेडिएशन रिलीज कर रहा है ओवरऑल हर डायरेक्शन में स्पेस में, उसको सोलर रेडिएशन बोलते हैं। लेकिन उसका जितना छोटा सा पोर्शन अर्थ रिसीव करता है दिन के वक्त, सूरज से हम लोग को जो दिन के वक्त अर्थ को वो उतना हिस्सा, इतना कम हिस्सा पूरे सोलर रेडिएशन का मिलता है, वो एक चॉकलेट वाला एग्जांपल याद करो, उसको इंसोलेशन बोलते हैं। उसको इंसोलेशन क्या है कि डे टाइम में जो हमको हीट मिल रहा है। अब एक और मेरा बात सुनो, हमारा जो सूरज है और ये हमारा अर्थ है, सूरज और अर्थ के कंपैरिजन में बताओ तो कौन ज़्यादा गर्म है? ऑफ कोर्स सूरज। तो जब भी सूरज हीट रिलीज करेगा, जो भी चीज़ ज़्यादा गर्म होता है वो हमेशा शॉर्ट वेव के फॉर्मेट में हीट रिलीज करता है। शॉर्ट वेव दीदी ये क्या होता है? जो तुम आसपास हीट देख रहे हो ना, हीट को भी इमेजिन करो कि तुम जूम कर सकते हो। वैसे तो नहीं कर सकते, बट मान लो हीट कोई चीज़ है, एक एनर्जी है जिसको कि तुम जूम इन करके देख रहे हो, तो तुमको रियलाइज़ होगा कि ये इस फॉर्मेट में वेव में चलता है। जो चीज़ जितना ही गर्म होगा वो इतना ही एनर्जी वाला होगा। अब भाई इमेजिन करो ना, मैं अगर बहुत ही खपी हुई हूँ, गुस्से में हूँ, तो मैं उतना ही तेज़ झापड़ लगा सकती हूँ। लेकिन मैं बड़े शांत मन में हूँ तो मैं भी झापड़ मार सकती हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा जोश में नहीं मारूंगी। अर्थ सन का भी वही हाल है कि जब वो इतना ज़्यादा गर्म है तो डेफिनेटली वो जब हीट रिलीज़ करेगा तो वो हीट ताबड़तोड़ जल्दी 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 अर्थ तक पहुँच जाएगा। इसीलिए जब भी याद रखना, रेडिएशन की बात हो, हम लोग रेडिएशन वैसे होता क्या बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जब भी कोई हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट ट्रैवल करेगा तो ज़्यादा गर्म जहाँ पे है उस जगह से जब कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा तो वो छोटे छोटे वेवलेंथ के फॉर्मेट में होगा, छोटे छोटे वेव। तो एक बात सुनो, इंसुलेशन है क्या? इंसुलेशन वो सोलर रेडिएशन का पोर्शन है जो कि अर्थ रिसीव करता है डे टाइम पे, लेकिन चूंकि सन ज़्यादा गर्म है इसीलिए वो शॉर्ट वेव के फॉर्मेट में होता है। तो 2 बातें याद रखना है, डे टाइम में और शॉर्ट वेव में। क्योंकि जब हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन करेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि जब वापस अर्थ रिफ्लेक्ट बैक करता है नाइट टाइम में तो वो लॉन्ग वेव के फॉर्मेट में करता है, क्योंकि अर्थ कंपैरेटिवली ठंडा है। तो जो जितना गर्म होगा वो उतना ही शॉर्ट वेव के फॉर्मेट में रेडिएशंस रिलीज करता है, और जो जितना ही ज़्यादा गर्म होगा वो उतना ही लॉन्ग वेव, उतना ही आराम से रेडिएशंस रिलीज करता है। ये दोनों टॉपिक्स जो है ये आज पेंडिंग रह गया, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्यों पेंडिंग रख रही हूँ? रीज़न बीइंग बहुत लेंदी टॉपिक्स हो गए हैं, इसको पहले हजम करो, इसको पहले डाइजेस्ट करो, बहुत बार रिपीट करो, बहुत बार अपने माइंड में इसको दोहराते रहो। वापस से इसको अगले वीडियो में हम लोग उठाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। हर टॉपिक कवर होगा, समय के साथ कवर होगा, समय के पहले कवर होगा, लेकिन हम लोग इतना खाने की कोशिश नहीं करेंगे कि हजम ना कर पाएँ। उतना खाएंगे जितना हजम कर पा रहे हैं। अगले लेक्चर में दीदी हमारे साथ बनी हुई है, ठीक है? मिलते हैं।